ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग मुझे बताओ, मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में ये टाइप करके बता दो सभी लोग। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6। आपके एग्जाम में ये आना भी है क्योंकि आपके सिलेबस में ये है हाफ ईयरली के में। तो हम इसको आज से रिवाइज करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज के बारे में पढ़ने से पहले आपने 9th क्लास में भी त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, यस और नो? है ना? तो चलो उस पर हम बाद में जाते हैं, पहले हम आकृति की बात करते हैं। तो जो भी हमारी आकृति होती है इस दुनिया में, जितनी भी चीजें अवेलेबल है, उनकी सबकी कुछ ना कुछ आकृति है या नहीं? जैसे ये मेरा पेन है, ये बेलनाकार है। मेरा फोन आयताकार है। टीवी आयताकार। पंखा बीच में से वृत्त है और उसकी जो पंखड़ी होती हैं वो आयताकार टाइप है। तो हर चीज की कुछ ना कुछ आकृति होती है, यस और नो? हर चीज की कुछ ना कुछ आकृति होती है। आपकी जो नोटबुक है वो आयताकार हो सकती है या वर्ग कुछ भी हो सकती है, जो भी डिपेंड करता है उसकी जो लंबाई चौड़ाई है उस पर। तो यानी इस दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद है उन सबकी एक आकृति है। ठीक है, उन सब की क्या है? एक आकृति है, एक आकार है उनका। और वो जो आकृति होती है वो दो तरीके की हो सकती है। एक आकृति होती है सर्वांग सम। एक आकृति क्या होती है? सर्वांग सम, जिसको हम कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं। और एक आकृति होती है समरूप। ठीक है, आकृति कैसी होती है? दो तरह की होती है, सर्वांग सम और दूसरी होती है समरूप। और तीसरी ये हो सकती है कि ना तो वो सर्वांग सम हो और ना ही वो समरूप हो। ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं? आकृति या तो सर्वांग सम होगी या समरूप होगी या कैसी भी नहीं होगी। ठीक है, अब इनके बारे में हम समझते हैं कि सर्वांग सम और समरूप का मतलब क्या है। सर्वांग सम आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। सर्वांग सम आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो सर्वांग सम आकृति कैसी होती है, कोई मुझे बताएगा? एक मिनट में अपनी जो स्क्रीन है उसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ और मैं आपको एक एग्जांपल देकर इन दोनों चीजों को समझाना चाहता हूँ। अच्छा, कोई तब तक बताएगा क्या सर्वांग सम और समरूप क्या होते हैं? मैंने क्या बताया? जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन किया दोबारा से सुन लीजिए। हम लोग चैप्टर 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट पहले मैं बोल लेता हूँ। हाँ, तो त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं और त्रिभुज में हम सबसे पहले आकृतियों के बारे में देख रहे हैं। तो आकृति हमारी या तो सर्वांग सम होती है या समरूप होती है, या दो आकृतियों की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि तुलना दो की होगी ना, दो या दो से ज्यादा की है ना। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वांग सम आकृति क्या होती है। क्या होती है सर्वांग सम आकृति? देखो, मेरे हाथ में ये दो बोतल है, दिख रही है सभी को? स्क्रीन को बड़ा कर लो, जूम कर लो जिस स्क्रीन पर मैं आ रहा हूं। ठीक है, आप इन दोनों बोतलों को देखो। दोनों बोतल एक जैसी हैं, इनका आकार एक जैसा है ना? नीचे से डिजाइन एक जैसा है, फिर बीच में से ये दबी हुई हैं, फिर एक स्टिकर लगा हुआ है फेंटा का यहाँ पर, ये वाला, उसके ऊपर फिर एक जैसा आकार है इनका, और फिर एक ढक्कन लगा हुआ है ब्लू कलर का। तो इनका, इन दोनों बोतलों का आकार एक जैसा है और इन दोनों बोतलों की लंबाई चौड़ाई गहराई सब एक जैसी है, यस और नो? है ना? दो फैंटा की ये खाली बोतल है, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई सब एक जैसी है, इनके आकार एक जैसा है। तो ऐसी आकृतियां जिनका आकार एक जैसा हो और जिनकी माप एक जैसी हो, है ना? माप से मतलब क्या है? इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब। तो इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माप हो गई, माप इन दोनों की एक जैसी है। इनका आकार, आकार से मतलब देखो नीचे से दोनों सेम, बीच में से दोनों सेम, ऊपर से दोनों सेम, ढक्कन दोनों के सेम। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम। ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम आकृति कहते हैं। ये वाली चीज सभी को क्लियर हुई? सर्वांगसम क्या होते हैं? ये जो दो पानी की बोतल है ये क्या है? सर्वांगसम है। क्लियर? ठीक है, सर्वांगसम सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में जल्दी से।
अब हम बात करते हैं समरूप। समरूप क्या होती हैं? अच्छा, मैंने एक ये छोटी बोतल ले ली, ये देखो, इन दोनों बोतलों को अगर आप ध्यान से देखो, इनका आकार एक जैसा है। आकार एक जैसा क्यों है? देखो, नीचे से दोनों एक जैसी हैं, नीचे से दोनों एक जैसी हैं। यहाँ फिर ऊपर, यहाँ से देखो दोनों अंदर दबी हुई हैं। ऊपर देखो, फिर ये फैंटा का स्टिकर लगा हुआ है, उसके ऊपर देखो एक जैसा आकार है इनका, और ऊपर एक जैसा इनका ढक्कन है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका आकार तो एक जैसा ही है ना, जैसी दोनों नीचे से सेम है, बीच में से सेम है, ऊपर से सेम है, इनका आकार एक जैसा है, लेकिन इनकी माप अलग अलग है। ये बड़ी है, ये छोटी है, ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं समरूप आकृतियां। अंतर समझ में आ गया दोनों में? ठीक है। सर्वांग सम क्या होती है? जो एक जैसी हो, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी, ये सर्वांग सम है। ठीक है। ये इनका आकार एक जैसा है लेकिन माप अलग अलग है, ये समरूप है। ठीक है। चलो पहले ये बताओ, यहां तक ये 2 पॉइंट क्लियर है? फिर मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं। सर सर समरूप फिर से समझाओ। क्या समझाना है फिर से? समरूप समरूप वो होते हैं जिनके आकार एक जैसे हो। इनका आकार एक जैसा है, नीचे से सेम है दोनों, बीच में से यहां से दबी हुई है, फेंटा का स्टिकर लगा हुआ है, ऊपर से दोनों सेम है, ऊपर ढक्कन एक जैसा है। आकार तो इनका एक जैसा है ना। आकार का मतलब क्या है? आकार का मतलब ये है कि जैसे नीचे से ये है ऐसे ही नीचे से ये है, जैसी बीच में से छोटी वाली है ऐसे ही बीच में से बड़ी वाली है, जैसी ऊपर से छोटी वाली है ऐसी ऊपर से बड़ी वाली है, उसी कलर में उसी शेप में। ठीक है। माप इनकी अलग है। माप का मतलब क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब। तो इन दोनों की माप अलग अलग है ना। ये वाली बोतल लंबाई में ज्यादा है, ये वाली लंबाई में कम है, तो इनकी माप अलग अलग है। तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार एक जैसे हों और माप अलग अलग हों। ठीक है। और सर सेम साइज हो तो उसे क्या कहते हैं? बताया तो, सेम साइज हो तो सर्वांग सम। ओके सर। ठीक है, सेम साइज सेम शेप सर्वांग सम। ठीक है। बताओ, अब क्लियर हुआ सर्वांग सम और समरूप? यस सर। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों समरूप हैं? नो नो सर। सर। क्यों? सर इनका साइज एक नहीं, दोनों बड़ी है सर ये। दोनों बड़ी हैं, अच्छा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि समरूप में जरूरी नहीं है कि साइज अलग अलग हो। ये दोनों सर्वांग सम भी हैं, समरूप भी हैं। जितनी भी दुनिया में सर्वांग सम आकृतियां हैं वो सारी समरूप होती हैं। मैंने क्या बोला? जैसे ये सर्वांग सम है ना, तो जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होती है वो सारी की सारी समरूप भी होती है। इनका रूप एक जैसा ही है ना, दोनों एक जैसी लग रही हैं। जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां वो समरूप होती हैं। ठीक है। तो समरूप में ये जरूरी नहीं है कि साइज जो है अलग अलग ही हो। ये बात सभी को क्लियर हुई? साइज एक जैसा हो तब भी हम उसको समरूप ही बोलेंगे। तो जितनी भी सर्वांग सम आकृति होती है वो समरूप आकृति होती है। लेकिन जितनी भी समरूप आकृति है, जैसे ये समरूप है, इनको हम सर्वांग सम नहीं बोल सकते। समझ में आया? दुनिया की जितनी भी सर्वांग सम आकृति है वो सारी की सारी समरूप होती हैं, सारी की सारी समरूप भी होती हैं। लेकिन जितनी भी समरूप आकृति हैं वो सब सर्वांग सम नहीं होती। ये चीज सभी को क्लियर हुई? अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर मैं कोण वगैरह ये सब बताऊंगा तो वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये बात सभी को क्लियर हुई? अभी बस आप इतना ध्यान रखो, सर्वांग सम क्या होते हैं? ये सर्वांग सम है, ये समरूप भी है। सर्वांग सम आकृतियां समरूप भी होती हैं। ठीक है, ये समरूप भी है, ये सर्वांग सम भी है। लेकिन ये ये दोनों सिर्फ समरूप है, सर्वांग सम नहीं है। तो सारी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है लेकिन सारी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती। ठीक है। अब एक और चीज, इन दोनों को देखो, ये कैसी आकृति है? ये ना तो सर्वांग सम है और ना ही समरूप है, दोनों अलग अलग है बिल्कुल। कलर ही देख लो, अलग है दोनों का। ठीक है। ना तो ये सर्वांग सम है और ना ही ये समरूप है। ये तो आसान है ना समझना? क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ सभी को? यहां तक कोई डाउट बताइए। तो मैंने इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश यहां पर की है कि सर्वांग सम और समरूप में क्या अंतर है। ठीक है। तो सर्वांग सम क्या होती है? सर्वांग सम होती है
आकार और माप समान हो, आकार तथा माप समान हो। और समरूप क्या होती है? आकार समान हो। अब देखना मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, लेकिन माप समान ना होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है, इस वर्ड पे ध्यान देना, आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है का मतलब, भाई मान लो अगर माप समान हो भी गई तो उसको हम समरूप बोलेंगे। जैसे मैंने बताया ना, इनकी माप समान है ना, इन दोनों की माप समान है, तो इनको हम समरूप भी बोलेंगे, इनको हम सर्वांग भी बोलेंगे। ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? तो मैं यहां पर एक लाइन आपको लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखना कि सभी सर्वांग सम आकृतियां, सभी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। जैसे मैंने ये बोतलों का एग्जांपल दिया आपको, ये जो दोनों बोतल थी सर्वांगसम थी और ये समरूप भी हैं। क्यों? क्योंकि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। क्यों होती है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा आप वेट करो, बस अभी इसको पढ़ो। और लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती। ये दोनों लाइन आपको समझ में आ रही है? बताओ, इन दोनों लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम? इन बोतलों की हेल्प से समझो ना, ये दोनों सर्वांगसम है, ये समरूप भी हैं, लेकिन ये दोनों सिर्फ समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। समरूप आकृतियां, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती, लेकिन सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। बस वही दो लाइन मैंने यहां पर लिखी है। बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को? अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों होती है, पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछो। सर्वांगसम आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, 10th क्लास में आपको समरूप के बारे में पढ़ना है। यहां पर मैंने आपको अंतर बताने की कोशिश की है कि सर्वांगसम और समरूप में अंतर क्या है, ठीक है? अब ये तो हो गया एक रियल लाइफ एग्जांपल। अगर रियल लाइफ एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि सर्वांगसम और समरूप क्या होता है, आप ऐसे बता सकते हो, बोतल लेकर दो, उनकी हेल्प से आप बता सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकल तरीका क्या है समरूप पता करने का? तो मैथमेटिकल तरीका ये है कि मैथ की भाषा में समरूप आकृति क्या होती है, ये तो था रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से जो हमने डेफिनेशन बनाई। अब हम बता रहे हैं समरूप आकृति मैथ की भाषा में क्या होती है। तो ऐसी आकृति जिनके, या ऐसी दो आकृति, दो या दो से अधिक भी लिख सकते हैं, ऐसी दो या दो से अधिक आकृति जिनके संगत कोण बराबर हों, जिनके संगत कोण बराबर हों तथा संगत भुजाएं समानुपाती हों, समानुपाती हों। ये है मैथ्स की डेफिनेशन। ऐसी दो आकृतियां या दो से ज्यादा आकृतियां जिनके संगत कोण आपस में बराबर हैं और जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो समान है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने दो त्रिभुज लिए, ठीक है, एक त्रिभुज मैंने ये लिया, एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये इस त्रिभुज के तीन कोण हैं, ये इस त्रिभुज के तीन कोण हैं, ठीक है। पहला कोण मान लो ये है 60 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 75 डिग्री। ऐसे ये है 60 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 75 डिग्री। ये वाली भुजा मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा 8 सेंटीमीटर है। आप मुझे ये बताओ, हाँ मैथ की भी होती है भाई,
मैथ्स की लैंग्वेज ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मैथ्स की लैंग्वेज है। संगत कोण आ गए, भुजाएं आ गई, ये सब मैथ्स की टर्म होती है ना, है ना। भुजा, कोण, ये सब मैथ्स की टर्म होती है, तो ये मैथ्स की लैंग्वेज हो गई। ठीक है, चलो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब बोल रहा हूँ। ओके, चलिए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये दोनों आकृतियां, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? मैंने ऊपर ये एक जो लाइन सेकंड। लिखाई है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। यस है, कैसे है? देखो, ये कोण इसके बराबर 75 डिग्री, 75 डिग्री, ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी बराबर। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी बराबर। तो संगत कोण बराबर है। संगत कोण से मतलब है ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के बराबर, राइट वाला राइट वाले के बराबर। संगत कोण बराबर है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, जिनके संगत कोण बराबर हो। तथा संगत भुजाएं, संगत भुजाएं मतलब ये वाली भुजा इसके संगत है, तो 3/6। इनका अनुपात क्या होगा? 3/6। तो 3/6 यानी 1/2 आ गया। ठीक है, इनका अनुपात क्या होगा? 5/10। तो 5/10 यानी 1/2 आ गया। और इनका अनुपात क्या होगा? 4/8। तो 4/8 यानी 1/2 आ गया, है ना। ये सब कट जाएंगे ना ऐसे ही। तो इनके अनुपात सबके समान आ रहे हैं ना। सारी संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं वो समान है। इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1:2, इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी 1:2, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी 1:2। तो यही तो मैंने कहा कि संगत भुजाएं समानुपाती, समानुपाती मतलब समान अनुपात में हो। जो आकृति की संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हो, समानुपाती मतलब समान अनुपात में हो। तो ऐसी दो या दो से अधिक आकृति जिनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, उनको हम क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई? समरूप त्रिभुज हैं। इसीलिए अब याद करो, मैंने जो ये लाइन लिखवाई थी, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। वो इसीलिए समरूप होती है क्योंकि ये इस चीज को फॉलो कर रही है। ये वाली जो लाइन है उसको फॉलो करेगी ना भाई। जो सर्वांग सम होगी उनका अनुपात, सर्वांग सम मतलब क्या है? सारे अंग समान। सर्वांग सम मतलब सारे अंग समान। तो सर्वांग सम, जैसे मैंने ये दो त्रिभुज बना दिए, अगर ये सर्वांग सम है, अगर ये सर्वांग सम है तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। तो देखो, कोण भी बराबर है और अनुपात भी बराबर आएगा। जब सब कुछ बराबर है तो कोण भी बराबर है और अनुपात भी सारी भुजाओं के बराबर है। तो हम कह देंगे कि भाई ये सर्वांग सम भी है, ये समरूप भी है। क्लियर हुआ सभी को? मैंने क्यों बोला कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है? क्योंकि भाई अगर ये सर्वांग सम है तो कोण बराबर होंगे सारे और सारी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो कोण बराबर हैं और भुजाएं अगर बराबर है तो अनुपात भी बराबर होगा। इसीलिए मैंने बोला कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ ये सभी को? ठीक है, इन दोनों बोतलों का जो अनुपात है वो बराबर होगा, इन दोनों बोतलों का अनुपात बराबर होगा। ये दोनों बोतलें बराबर बराबर कोणों पर, बराबर बराबर कोणों की, ये जो दबी हुई है ये किसी कोण पर दबी होगी, बराबर है। नीचे जो ये डिजाइन बने किसी कोण पर बने हैं, बराबर है। ऊपर ये जो ढक्कन से ये जो शेप बनी है ये किसी कोण पर बनी है, तो ये भी बराबर है। सब कुछ तो बराबर है और अनुपात भी इनका बराबर है, तो ये समरूप भी है और ये सर्वांग सम भी है। ठीक है, तो सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। हाँ दिव्या, मैंने आपकी चैट पढ़ लिया, मैं अभी आता हूँ उस पर। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बताइए, ये सभी को क्लियर हुई? ये लाइन समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, डन यहां तक? सभी बच्चे बताइए, सर्वांग सम और समरूप समझ में आ गया? क्या मतलब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? ठीक है, यस। तो हाँ, आप इसको इसको समझने की बात कर रहे थे। चलो मैं अभी एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसको समझ लो, ये भी आ जाएगा समझ में। बेसिकली संगत भुजाओं का अनुपात मैंने लिया है। आपने सर्वांग सम में संगत भुजाएं पढ़ी होगी ना। संगत मतलब ये वाली इसके संगत है, ये वाली इसके संगत है, ये वाली इसके संगत है। तो इसका और इसका अनुपात 3/6, 3/6 मतलब 1/2। इसका और इसका अनुपात 4/8, 4/8 यानी 1/2। इसका और इसका अनुपात 5/10, 5/10 यानी 1/2। तो देखो, इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी 1/2 है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी 1/2 है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी 1/2 है।
तो संगत भुजाएं समानुपाती हैं, समानुपाती मतलब समान अनुपात में, ठीक है। कोण देखो, ये संगत कोण है इसके, तो ये दोनों 75 डिग्री है, ये दोनों संगत कोण है तो ये 60 डिग्री है, ये दोनों संगत कोण है तो 45 डिग्री है, तो संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती है, इसलिए ये आकृति क्या है, समरूप आकृति है। देखिए अभी समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, हाँ जी बताओ क्या रिक्वेस्ट है आपकी? अभी हम और क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा, ठीक है। बताइए भाई अपनी सर रिक्वेस्ट आपकी। क्वेश्चन सोल्व करने क्या? सर क्वेश्चन सोल्व करने के बाद इरेज मत करना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल ले लो, मैं इरेज कुछ करता नहीं है, आप बता दो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट, पिछले वाले का भी ले लो। मैं कुछ इरेज नहीं करता, ठीक है। आप चाहो तो मैं इसकी पीडीएफ आपको क्लास के बाद भेज दूंगा, आप पीडीएफ से देख लेना, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ना, ये पूरी पूरी मैं आपको क्लास के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा, ओके ठीक है। ओके चलो सर। चलिए, अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया है समरूप आकृति क्या होती है, जिनके आकार समान हो लेकिन माप समान होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। जैसे ये सर्कल है, ये वृत्त है, देखो बताओ ये क्या है, समरूप है भाई, समरूप है या नहीं, बताओ। समरूप का मैंने क्या बताया भाई, आकार एक जैसा, तो ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, आकार एक जैसा है लेकिन माप अलग अलग, इनकी माप अलग अलग है, इसकी रेडियस कुछ और होगी, इसकी रेडियस कुछ और होगी। आवश्यक नहीं है माप अलग अलग होना, ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन यहाँ पर अलग है कोई बात नहीं, लेकिन आकार तो एक जैसा है ना, इन दोनों का आकार एक जैसा है, तो ये समरूप आकृति है। ऐसे ही ये दोनों त्रिभुज देखो, ये हमारे समबाहु त्रिभुज हैं, ये ध्यान रखें, ये समबाहु त्रिभुज बनाए हुए हैं, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज ही समरूप आकृति होते हैं, समबाहु त्रिभुज की ही आकृति समरूप होती है, ठीक है। कैसे होती है देखो, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण 60 डिग्री होंगे, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ऐसे ही ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। बताओ कोण बराबर है दोनों के, दोनों के कोण बराबर है ना, 60 60 60 60 60 60, संगत कोण बराबर है। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो मान लो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। अब ये भी समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, मान लो ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। सबका अनुपात कितना आएगा, 3/6, 3/6, 3/6। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, इनके संगत कोण भी बराबर हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखना, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, मैंने सर्वांगसम बोल दिया शायद, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप आकृति होती है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 में ये क्वेश्चन है भी, सभी वृत्त समरूप आकृति होते हैं और सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, ये तीनों समरूप होते हैं भाई, सारे के सारे, ठीक है। वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज, ये चीज सभी को क्लियर हुई, क्यों होते हैं ये रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि कोण भी बराबर, और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर। भाई अगर ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना, और अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, जल्दी तो नहीं हो रहा ज्यादा, ये भी बता दो, स्लो करूंगा स्पीड, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है आगे बढ़े, ओके। चलिए बताइए, क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं? आप लोगों को आंसर देना है यस और नो में, क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं? सभी लोग आंसर देंगे, क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं? यस, यस सर। वेरी गुड, ठीक है। आप सबसे पहले इनके कोण देखो, ये 85 डिग्री, ये 85 डिग्री, संगत कोण ये वाला बराबर, ये 70, ये 70, ये भी बराबर, ये 105, ये 105, ये भी बराबर, ये 100, ये 100, ये भी बराबर, तो संगत कोण बराबर है, ठीक है। अब संगत भुजाओं का अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 2.1/4.2, 2.1/4.2, दशमलव से दशमलव कट गया, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो 1/2 आया,
ठीक है, इन दोनों का अनुपात क्या होगा? 1.5 बटे 3.0। दशमलव से दशमलव कट गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2। और इनका अनुपात क्या होगा? 2.5 बटे 5.0। दशमलव से दशमलव कटेगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो ये भी 1/2। तो देखो अनुपात सबके बराबर आ रहे हैं, 1/2, 1/2, 1/2। तो यही तो हमने पढ़ा, एंगल बराबर हो और भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो सबका अनुपात बराबर है, 1/2, 1/2, 1/2, संगत भुजाओं का अनुपात। तो इसलिए ये दोनों आकृतियां कैसी हैं? समरूप आकृतियां। हाँ, सभी का सेम आएगा, अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो समरूप नहीं होगी आकृति। ठीक है, संगत भुजाएं लेनी है। और आपको संगत का मतलब क्या है कि चलो एक बार मैं संगत भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर किसी को संगत में प्रॉब्लम है तो। संगत भुजाएं कैसे लेते हैं भाई? आप देखो 85 डिग्री और 105 डिग्री के बीच वाली भुजा क्या है? 2.1। तो इसमें भी आप उन्हीं दोनों कोणों के बीच वाली भुजा देखो, 85 डिग्री और 105 डिग्री के बीच वाली भुजा क्या है? एसपी। तो ये दोनों संगत होगी, तो इनका अनुपात आप निकालोगे। ठीक है, अब फिर दूसरी भुजा देखो डीसी, ये किसके बीच में है? डी 85 और 70 डिग्री के बीच में। तो 85 और 70 डिग्री के बीच में यहाँ पर कौन है? 4.8। तो ये दोनों संगत हो गए, है ना? ऐसे ही तो लेते हैं संगत। फिर इसको देखो, कोण की हेल्प से देखो, 70 डिग्री और 100 डिग्री के बीच वाली कौन सी भुजा है? सीबी। तो इसमें 70 और 100 के बीच में कौन है? आर क्यू। तो ये दोनों संगत हो गई, इनका अनुपात ले लिया। ऐसे ही ये इसके संगत हो गई, इनका अनुपात। ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? कैसे लिया है मैंने अनुपात, संगत भुजाएं कैसे लेते हैं? या आपने 9th क्लास में जब सर्वांगसम त्रिभुज पढ़े होंगे, वहां पर संगत भुजाएं आपको लेना सिखाया गया होगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं, समरूप आकृति क्या होती है? भुजाएं एक ही अनुपात में हो और संगत कोण बराबर हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, चलो अब क्या ये समरूप आकृतियां हैं? क्या ये समरूप आकृतियां हैं? अच्छा, एक बार अगर मैं भूल जाऊं ना तो ग्रुप में मैसेज डाल देना कि सर पीडीएफ भेज दो, जो भी आपने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ भेज दो, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। वैसे मुझे याद रहेगा, बाई चांस मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना। हाँ जी, बताइए, क्या ये दोनों आकृति समरूप हैं? यस सर। यस, कैसे? नो। नो, बताओ भाई, यस और नो। कोण देखो, क्या ये वर्ग है, वर्ग वर्ग जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर क्या 90 डिग्री बना हुआ है? ये तो झुकी हुई है ना। 90 डिग्री तो बिल्कुल सीधी रेखा होती है। नहीं तो सर, इसके नहीं कोण, है वो समरूप। हाँ ये समरूप नहीं है क्योंकि इसके कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है। तो ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है ना? जैसे भाई अब देखने से भी पता चल रहा है ना, ये बोतलों को देखो, ये देखने से ही पता चल रही है कि ये इनकी शेप और साइज अलग अलग है। सेम इसको देखने से भी पता चल रहा है ना, ये वर्ग है और ये टेढ़ा हुआ पड़ा है। अगर हाँ हमें एंगल दिए होते, हमें यहाँ पर कोण दे दिया जाता कि भाई ये कोण 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो हम कह देते हाँ भाई फिर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? यस। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 6.1 का। कर लोगे इसको? ये मैंने आपको बताया अभी कि सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम या समरूप? सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं वृत्त? अभी बताया था, समरूप होते हैं ना, मैंने बताया ना। भाई वृत्त तो वृत्त ही रहेगा। इसका, इसकी जो शेप है, इसका जो आकार है तो गोल ही रहेगा ना आकार तो। हाँ, त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, इसकी त्रिज्या कुछ और हो सकती है, इसकी कुछ और हो सकती है। तो इनके साइज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शेप तो एक जैसी है ना, तो इनको हम समरूप बोलेंगे। ठीक है, वर्ग बताओ, वर्ग क्या होंगे? समरूप या सर्वांगसम? ये सब मैंने आपको अभी बताया है, वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज बताए थे। वृत्त वर्ग भी क्या होंगे? समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि भाई वर्ग आप बना लो ना, अपनी तरफ से बना के देख लो। आपने एक वर्ग बनाया और ये दूसरा वर्ग बनाया अपनी तरफ से, ये देखो दोनों वर्ग है तो कोण सारे 90 डिग्री होंगे इसके, और इसके भी सारे कोण 90 डिग्री होंगे। ठीक है,
कोण तो बराबर ही होंगे क्योंकि दोनों वर्ग हैं। अब अपनी तरफ से कोई भी भुजा मान लो, क्योंकि ये वर्ग है तो चारों भुजाएं इसकी बराबर होगी। मान लो ये 2 है, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। इस ये भी वर्ग है, इसकी भी चारों भुजा बराबर होगी। मान लो ये 5 है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 हो गई, ये भी 5 हो गई। तो अनुपात क्या होगा? 2/5, 2/5, 2/5, 2/5। अनुपात बराबर आएंगे सारे, और कोण भी बराबर है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्लियर हुआ सभी को क्यों होते हैं? बताओ। ठीक है। ऐसे ही सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है। देखो ये बताया हुआ है यहाँ पर, ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, एंगल भी इनके बराबर हैं, और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तो ये भी क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है। और लास्ट है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? संगत कोण क्या होते हैं? बराबर सर। बराबर। ठीक है। संगत कोण बराबर हो, और संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। ठीक है। तो इसमें आएगा समानुपाती, और इसमें आएगा बराबर। तो इस तरीके से हम समरूप आकृतियों को पहचानते हैं। किस तरीके से पहचानते हैं? ये जो फोर्थ पॉइंट लिखा है इसकी हेल्प से। अभी हम समरूप आकृतियों के क्राइटेरिया भी पढ़ेंगे, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, ये सब चीजें आने वाले क्लासेस में। बताओ, ये 6.1 कंप्लीट होती है, सबको क्लियर है ये? अब हम बात करते हैं पीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, प्रमेय 6.1। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रमेय 6.1 की। तो ये प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कुछ समझ आया ये लाइन पढ़ के? चलो इसको समझते हैं थोड़ा। अच्छा, इस थ्योरम को हम कहते क्या है? इस थ्योरम को हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय। थेल्स कौन थे? थेल्स वो गणितज्ञ थे, वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस प्रमेय को दिया था। तो उनके नाम पर ही इस प्रमेय को रखा गया, थेल्स प्रमेय। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, और उस त्रिभुज का नाम, एक काम करते हैं इसको ना, क्योंकि मुझे आपको पीडीएफ भी भेजनी है, तो अगले पेज पर मैं इसको बनाऊंगा। चलो, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है इस तरीके से, और उस त्रिभुज का नाम मैं रख देता हूं यहां पर ए बी सी। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचोगे, इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, उन्होंने कहा अगर आप किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचोगे और वो रेखा कुछ इस तरीके से हो कि वो अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जैसे मैंने ये रेखा खींची, बीसी के समांतर मैंने एक रेखा खींची, ये बीसी के समांतर है, लेकिन जो बाकी दो भुजाएं हैं समांतर बीसी के हैं, और बाकी दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, यस और नो। ये स्टेटमेंट समझ में आई? पहली लाइन समझ में आई? ये जो रेखा है, ये त्रिभुज की किसी एक भुजा बीसी के समांतर है और अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है। तो थेल्स भाई साहब ने ये कहा कि ये जो रेखा है जो आपने खींची है, जिसको मैं डीई बोल रहा हूं, ये इन दोनों भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करती है। यानी उन्होंने बोला कि इस भुजा का अनुपात यानी एडी अपॉन डी बी बराबर होगा इस वाली भुजा के अनुपात के, AE/EC, AE/EC। ये बोला थेल्स ने। दोबारा सुन लो, अगर आप किसी त्रिभुज की
एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचो और वो रेखा इस तरीके से खींचो कि वो अन्य दो भुजाओं को विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो जिन रेखाओं को ये प्रतिच्छेद कर रही है उन दोनों रेखाओं को ये रेखा बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करती है। बताओ, स्टेटमेंट समझ में आई सभी को? वो आप एग्जाम में कैसे भी लिख लेना, समझ में आ जाएगी तो अपने आप भी लिख दोगे। बताओ, तो ये किसने बोला? थेल्स ने। अब मुझे ये बताओ, इसका प्रूफ आपको करना है या नहीं करना? करना है तो यस टाइप करो, नहीं करना है तो नो टाइप करो। सभी से पूछ रहा हूं मैं, इसका प्रूफ करना है तो यस टाइप करो, नहीं करना है तो नो टाइप करो। करना है सभी को? चलो करते हैं। इसके प्रूफ करने के लिए आपको इसमें रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी भाई? ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आसान नहीं है। इसमें आपको चीजों को विजुअलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? रचना आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको बिंदु डी से AC पर एक लंब डालना, ठीक है? और E से, सर कुछ बताना। मैंने ये बताया आपको, बिंदु डी है ना, ये यहां से एक लंब डालना है AC पर, ठीक है? और E से AB पर एक लंब डालना है। E से AB पर एक लंब डालना है और इनका नाम दे दो M और N। इसको बोल दो M, इसको बोल दो N। क्या रचना की आपने? बिंदु D से AC पर लंब खींचा और बिंदु E से AB पर एक लंब खींचा। ये रचना आपने की, ठीक है? बताओ, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, ये आपको खींचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी की हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन होगा। अगर किसी के मन में ये सवाल है, सर क्यों खींच रहे हो, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों खींचा। क्योंकि मुझे यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे इनके, और क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई चाहिए, और ऊंचाई हम क्या होती है? वो लंब होती है। तो हमने लंब डाला, ठीक है? नहीं हार्ड लगेगा, ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। आप यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? ये वाली रचना सबको क्लियर है? मेरी बात सुनते जाओ, अपना माइंड कहीं भी डाइवर्ट नहीं करना, सर ठीक है? अब आपको एक और रचना करनी है। यस सर। दूसरी रचना आपको क्या करनी है? B से E को मिलाना है और D से C को मिलाना है, ठीक है? B से E को मिलाना है, D से C को मिलाना है। एक रचना आपने की, D से AC पर एक लंब डाला। एक रचना आपने की, E से AB पर एक लंब डाला। फिर दूसरी रचना आपने की, D से C को मिलाया, E से B को मिलाया, ठीक है? अब देखो, अब आपने, अगर आपको ये चीज पता है तो आप इसी की हेल्प से इसको प्रूव करोगे। कैसे? देखो, आप देखो, AD चाहिए आपको। सबसे पहले क्या चाहिए? AD। AD किस में आ रहा है? AD किस त्रिभुज में आ रहा है? AD देखो ये है, और ये कौन सा त्रिभुज बना रहा है? ADE, ठीक है? ADE यहां से यहां बनाकर दिखा रहा हूं मैं अलग से। एग्जाम में आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए मैं अलग से यहां पर आपको बनाकर दिखा रहा हूं। ये है ADE, ADE, और इसके अंदर ये दो लाइनें खींची हुई, एक ऐसे खींची हुई है, एक ऐसे खींची हुई है। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ठीक है? और ठीक है, मैंने अलग से आपको बनाकर दिखाया है। ये क्यों दिखाया? जिससे आपको समझ में आ जाए। ADE क्यों लिया मैंने? आपके मन में ये सवाल आएगा, सर ADE क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे प्रूफ जो करना है ना, ये मुझे सिद्ध करना है। ये मुझे सिद्ध करना है, जो मुझे सिद्ध करना है उसमें सब ऊपर मुझे AD चाहिए। तो AD किस त्रिभुज में है? ADE में। तो मैं निकालूंगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार और ऊंचाई क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आधार वो होता है, आधार वो होता है जिस पर 90 डिग्री बन रहा हो, और ऊंचाई वो होती है जो 90 डिग्री बना रही है। आधार, इसमें देखो दो आधार है। आधार क्या होता है? जिस पर 90 डिग्री बन रहा हो। तो 90 डिग्री देखो इस पर भी बन रहा है, जो लंब डाला है, 90 डिग्री इस पर भी बन रहा है। ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई वो होती है जो आधार पर लंब डाल रही है, ठीक है? तो इसके दो क्षेत्रफल आएंगे। दो क्षेत्रफल कैसे आएंगे? अगर मैं ऊंचाई इसको लूं, इसका नाम था MN,
इस ADE के दो क्षेत्रफल निकलेंगे। एक तो तब निकलेगा जब मैं ऊंचाई ले रहा हूं EM। ये ऊंचाई क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री जो बनाती है लाइन वही ऊंचाई होती है। मैं आपसे कहूं आप अपने कमरे की ऊंचाई निकालो, तो आप क्या करोगे? एक सीधा डंडा खड़ा कर दोगे या बल्ली खड़ी कर दोगे, बांस खड़ा कर दोगे 90 डिग्री पर, तो ऊंचाई पता चल जाएगी ना आपको। ऐसे ही अगर मैं कहूं इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आपने एक सीधी लाइन खींच दी 90 डिग्री की, ये ऊंचाई हो गई इसकी, ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो अगर ये ऊंचाई है तो आधार ये होगा AD। तो ADE का क्षेत्रफल क्या हुआ? 1/2। आधार क्या है इसका? AD। ऊंचाई क्या है इसकी? ME या EM। ठीक है। और दूसरा क्षेत्रफल इसका क्या होगा? त्रिभुज ADE का एक और क्षेत्रफल होगा। अगर मैं ऊंचाई ले लूं किसको? एक बार ऊंचाई मैंने इसको लिया, इस बार ऊंचाई में ले रहा हूं इसको, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री बना रहा है, तो आधार हो जाएगा AE। आधार क्या हो गया? 1/2 गुणा AE, और ऊंचाई क्या हो गई? DN। बताओ ये दोनों लाइन आपको क्लियर हुई या नहीं? इस त्रिभुज Yes, के sir. दो क्षेत्रफल होंगे। एक बार इस ऊंचाई की हेल्प से, अगर ऊंचाई ये ली तो आधार ये, तो आधार गुणा ऊंचाई। एक बार इस ऊंचाई की हेल्प से, अगर ऊंचाई ये है तो आधार ये होगा। तो उन दोनों को मैंने यहां पर लिख दिया। डन। अब आपको देखो, आपको जो प्रूव करना है उसमें AD यहां से मिल जाएगा, AE इससे मिल जाएगा, बचे DB और EC, ये और चाहिए आप, है ना। ऐसे करना है आपको, ऐसे सोचना है AD मुझे इससे मिल जाएगा, AE मुझे यहां मिल रहा है, DB और EC चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? आइए वो देखते हैं। हाँ करण, कुछ पूछना है क्या? सर एक बार ये रिपीट करियो। भाई क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर ये आपका त्रिभुज है, मैं कहूं इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो आप ऊंचाई ऐसे डालोगे ना, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और अगर इसका नाम ABC है और ये D है, मैं कहूं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल आप क्या निकालोगे? 1/2, ये आधार हो गया BC, गुणा ऊंचाई हो गई AD। ऐसे ही निकालोगे। ये त्रिभुज तो आसान तरीके से आपको दिख रहा है। बस आप, यही यहां बना हुआ है, इसको थोड़ा घुमाकर बनाया गया है। एक बार आप ऊंचाई इसको लो, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, आपको ना इसको भी अलग अलग ही बना देता हूं, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है। देखो इसमें दो ऊंचाई बनाई हुई है मैंने, मैं इनको अलग अलग बना रहा हूं। देखो, जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं समझाता रहूंगा, देखता हूं कैसे समझ नहीं आएगा। देखो ये त्रिभुज है ना ऊपर वाला, ADE लिया है मैंने, इसमें दो ऊंचाई है, इसमें दो ऊंचाई है। एक तो ये वाली है, ये वाली जो लाइन खींची हुई है, ठीक है, ये 90 डिग्री बना रही है यहाँ पर, और इसका नाम है ADE, और ये है M। अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहूं तो क्या निकालोगे? बताओ करण, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार क्या है? AD, तो AD, ऊंचाई क्या है? EM, तो EM, ठीक है। फिर ये दूसरी ऊंचाई मैंने ली, फिर मैंने दूसरी ऊंचाई ली, ये वाली, ठीक है। अब ये है M। अब क्षेत्रफल क्या होगा? अब ऊंचाई इसको लोगे तो आधार ये हो गया AE, 1/2 गुणा AE, और ऊंचाई क्या हो गई? D है, D। अब आया समझ में? एक बार ऊंचाई ली मैंने इस लाइन को, तो आधार ये हो जाएगा, एक बार ऊंचाई ली है तो आधार ये हो जाएगा, तो ये दोनों अलग अलग आ गए। बताओ, ठीक है। अब आपको AD चाहिए था तो AD यहां से मिल जाएगा, AE चाहिए था तो AE यहां से मिल जाएगा। सबको क्लियर हुआ यहां तक? Yes. चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब मुझे क्या चाहिए? DB और EC चाहिए। DB और EC कहां से मिल सकते हैं मुझे? देखो DB ये रहा, तो DB किस त्रिभुज में आ रहा है? इसमें आ रहा है ना। इसको देखो, DBE को देखो, DBE को देखो, इसमें DB मिल जाएगा ना मुझे। किसको? इसको देखो, DBE, DBE, ठीक है। इसको मैं किसी और कलर से कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूजन हो, ये अलग लाइन है। मैं बस इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, DBE। अच्छा, इसको समझने से पहले आप मुझे ये बताओ, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये आपका एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? आपने ये 8th क्लास में या शायद 9th में पढ़े होंगे,
कैसे निकालते हैं अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल? इस पर हम एक रचना करते हैं। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेते हैं ना, ऐसे तो निकालते हैं। एक सीधी लाइन खींच दी हमने, रचना कर दी इसकी, क्योंकि ऊंचाई चाहिए ना, तो ऊंचाई तो इसकी यही होगी, ठीक है। और इसको हमने यहां से पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये रचना है जो डैश डैश करके बनाई है, ये रचना है मेरी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? अगर ये इसका नाम मैंने दे दिया एम, बताओ क्षेत्रफल क्या होगा इसका? 1/2 गुणा आधार पूरे को लोगे या बीसी को लोगे, ये बताओ। ये पूरा आधार होगा या सिर्फ बीसी होगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, 15 मिनट ही बचे क्लास में। आधार ये पूरा होगा या बीसी होगा? कुछ तो होगा ना भाई। ये ऊंचाई है, देखो ये रचना की है मैंने, तो ये एक तरीके से रचना क्या होती है, हमने एज्यूम किया है चीजों को। तो आधार कभी भी हम इसको नहीं लेते, आधार होगा इसका बीसी, 1/2 गुणा बीसी, और ऊंचाई क्या होगी? ए एम। ये होता है अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पहले ये बताओ 9th क्लास में। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको ध्यान रखो अब, क्योंकि इसमें यूज होगा। जो अधिक कोण त्रिभुज होता है उसका अगर आपको क्षेत्र, अधिक कोण त्रिभुज क्या होते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखो ये 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये अधिक कोण त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? हम एक रचना करके सीधी लाइन खींचते हैं, यहां से रचना करके पीछे बढ़ाते हैं। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार। आधार हम पूरे को नहीं लेंगे क्योंकि ये तो हमारी रचना है। आधार सिर्फ इतना है बीसी, तो बीसी गुणा ऊंचाई ए एम। अब इसी को मैं यहाँ इस डीबीई में अप्लाई करने वाला हूं, तो मैं डीबीई यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। ये है डी, ये है बी, और ये है बी। आप इस डीबीई में अगर देखो एक रचना हुई हुई है उस तरफ, ये वाली लाइन ई एम देखो, खिंची है या नहीं खिंची है? यहां से ध्यान से देखो, खिंच रही है ना एक लाइन ऐसे। इस डीबीई से जो ब्लैक कलर का है, इससे एक लाइन ऐसे खिंच जा रही है ना, डैश डैश करती है, जो मैंने रचना की थी, ये वही लाइन मैंने यहाँ पर खींची है, ठीक है। और ये पीछे बढ़ा दी मैंने, ठीक है, क्योंकि ये मेरी रचना है तो मैं इसको डैश डैश करके बनाऊंगा। ओके, ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। ये मेरा एम है। मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब आप आसानी से बता सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल जल्दी से बताओ क्या होगा? 1/2 गुणा आधार क्या होगा इसमें? ये त्रिभुज बस घूम गया है, ये सीधा है, इसको ऐसे घुमा दो ना, है ना। रचना ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री जिस पर गिरता है वो आधार होता है। आधार क्या होगा? वेरी गुड करण, बीडी या डीबी कुछ भी कह सकते हो भाई। 90 डिग्री यहां गिरा है ना, तो ये है आधार। अब ये तो रचना होगी इतनी, तो आधार क्या बचा? डीबी या बीडी कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पर डीबी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर डीबी ही लिखी, डीबी गुणा ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई क्या होगी? ई एम, ई एम। अब समझ आया ये क्षेत्रफल कैसे निकला? अलग अलग त्रिभुज में आपको इसलिए बनाकर दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। समझ आया सभी को ये वाला क्षेत्रफल क्यों निकला? अच्छा, मैं क्षेत्रफल क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे ये चाहिए। ये एडी इसमें मिल गया, एई इसमें मिल गया, डीबी इसमें मिल गया, बचा ईसी। ईसी किस में मिलेगा? ईसी मिलेगा इसमें, ईसीडी में, ठीक है। अब इसको बना रहा हूं मैं ईसीडी को। ईसीडी मतलब ये वाला, ठीक है। 2-4 बार अपने आप इसको करोगे ना सॉल्व, ये हो जाएगा। ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस करोगे ना 2-4 बार ऐसे ही जैसे मैंने बताया है, ऐसे ही सोच सोच के या रिकॉर्डिंग देखकर वो हो जाएगा। ईसीडी ये है, इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपको एक पेज पर दिखता रहे। ई सी डी, ठीक है। ये हो गया मेरा ई, ये हो गया मेरा सी, ये हो गया मेरा डी, ठीक है ना भाई। ये समझ रहे हो ना आप? जो चीज यहाँ बनी हुई है एक तरीके से मैं उसको उठाकर यहाँ काट कर यहाँ चिपका रहा हूँ, सेम टू सेम। हाँ, इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। अब देखो इस पे भी तो ये वाली जो लाइन है, ये डी एन,
एक रचना है 90 डिग्री बना रही है, जैसे इस पे ये बना रही थी ईएम, ऐसे ही डीएन बना रही है इस पे, तो इसको भी खींच लेते हैं, इसको भी खींच लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये मेरी रचना है, और अगर ये रचना है तो मैं इसको डैश डैश करके बनाऊंगा। ठीक है, और ये पीछे की तरफ मैंने बढ़ा दिया इस तरीके से, और ये भी मेरी रचना है, तो रचना है तो मैं इसको डैश डैश करके बना रहा हूं। जितना भी रचना वाला पार्ट है ना, जितना भी रचना वाला पार्ट है उसको मैं कैसे बना रहा हूं, ऐसे डैश डैश करके बना रहा हूं। ठीक है, जिससे पता चलेगा। अब बता दो मुझे इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये 90 डिग्री है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये है n, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। एक बटे दो गुणा, आधार क्या है इसमें, DN सर। नहीं नहीं, आधार देखो ना, आधार, ये तो रचना की है मैंने 90 डिग्री डाला, ये 90 डिग्री डाला किस पे है, इस पे, यानी सीई। वेरी गुड, सीई, सीई। ठीक है भाई, ये जो डैश वाली लाइन है ना, ये सारी 90 डिग्री वाली है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री डला किस पे है, इस पे। अब इतना पार्ट रचना है, EN एक रचना है, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, सिर्फ मैं सीई की बात कर रहा हूँ। रचना क्या होती है कि एज्यूम, एज्यूम कर रहे हैं हम, एज्यूम वाली चीजें होती है, उसको तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं, तो सीई इसका आधार हो गया। इसका आधार क्या हो गया, सीई। और ऊंचाई क्या हो गई इसकी, या ईसी लिख लेते हैं क्योंकि हमें ईसी लाना है ना, ईसी। और ऊंचाई कितनी होगी बताओ, DN। चलो, ये चार क्षेत्रफल आपको निकालने हैं, और मैंने आपके सामने ये त्रिभुज भी बना दिए हैं अलग अलग करके। ऊपर वाले को अलग बनाया, फिर ये जो ब्लैक वाला है इसको यहाँ अलग बनाया, फिर ये जो रेड वाला है इसको यहाँ पर अलग बनाया, और सारे क्षेत्रफल मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर दिखाए। अब इसमें कुछ नहीं है, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए AD/DB। AD किसके पास है, इसके पास, DB किसके पास है, इसके पास। तो ये AD/DB कैसे आएगा, इन दोनों को भाग करके आएगा। भाई जब मैं भाग करूंगा तभी तो AD/DB आएगा। इसको बड़ा कर लेता हूं, देखो, AD इसके पास है, DB इसके पास है, AD/DB कैसे आएगा, इनको भाग करके। तो मैं इन समीकरणों को अगर यहाँ पर कुछ नाम दे दूं, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो मुझे चाहिए AD/DB। तो एक और तीन को भाग करूंगा मैं, एक और तीन को भाग किया, तो एक और तीन को भाग करके क्या आएगा, एरिया। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, यहां पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ADE बराबर 1/2 गुणा AD गुणा EM बटे एरिया DBE। बस अब ये हो ही गया है, ठीक है, बटे में 1/2 गुणा DB गुणा EM। देखो, 1/2 से 1/2 कट गया, EM से EM कट गया, तो आपका क्या बच गया, AD/DB। आपको यही तो चाहिए था, AD/DB, वो यहां मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब इधर क्या चाहिए, दूसरी तरफ क्या चाहिए, AD/DB आपको चाहिए था, वो आपको यहां मिल गया। अब आपको चाहिए AE/EC। AE किसके पास है, सेकंड वाले के पास, EC किसके पास है, फोर्थ वाले के पास। तो सेकंड और फोर्थ को डिवाइड कर दो। ठीक है, सेकंड और फोर्थ को डिवाइड कर दो। तो सेकंड क्या है, ADE का क्षेत्रफल, यानी एरिया ADE बटे फोर्थ क्या है, DEC, एरिया DEC बराबर, इसका क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुणा, ये है ना, 1/2 गुणा AE गुणा DL बटे 1/2 गुणा EC गुणा DL। तो 1/2 से 1/2, DN से DN, तो ये क्या कट गया, ये क्या बच गया, AE/EC। तो आपको देखो दोनों चीजें मिल चुकी है, आपको यहां पर मिला AD/DB, यहां पर मिला AE/EC। यही तो आपको चाहिए थे। अब इनको बराबर और आपको दिखाना है। बराबर कैसे दिखाओगे, बराबर कैसे दिखाओगे, आपने, नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूं, आपने 9th क्लास में ये वाली प्रमेय पढ़ी होगी कि एक ही समांतर या एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल
समान होता है। तो ये प्रमेय आपने पढ़ी है, ठीक है। इस प्रमेय की हेल्प से आप ये कह सकते हो, भाई इसको पूरा कंप्लीट कर लो। इस प्रमेय की हेल्प से आप ये कह सकते हो कि ये ब्लैक वाला त्रिभुज और ये रेड वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होंगे, क्योंकि इनका आधार एक जैसा है। ये और ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं। ये जो ब्लैक वाला है और ये जो रेड वाला है, इनका आधार डीई है और ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल है। तो डीईसी और डीईसी और डीबीई का क्षेत्रफल बराबर है। यानी यहां पर आप ये कह सकते हो, देखो ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर है, इन दोनों में देखो ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर है और नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होगा। ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा इसके बराबर? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के पीछे बने हुए त्रिभुज। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनका RHS भी आपस में बराबर होगा। तो आप बोलोगे AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC। ये लाइन समझ में आई मैंने कैसे लिखी? भाई देखो इन दोनों को देखो, ऊपर ADE बराबर, नीचे DBE नीचे DEC, ये भी तो बराबर है। क्यों? क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो ये इसके बराबर है, तो इसका RHS AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर होगा। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ओके सर। क्या हुआ भाई, सब चुप क्यों हो? सर आज इतना ही। समझ नहीं आया क्या? सर आज इतना ही। आज इतना ही, ठीक है। चलिए, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं तब तक इसको लिख दूं, क्योंकि आपको मुझे PDF भी भेजनी है। एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, इसीलिए एरिया DBE बराबर होगा एरिया DEC के। ठीक है, इसको 1 और 2 बोल देंगे हम। भाई ये भी बराबर, ऊपर ऊपर वाले भी, नीचे नीचे वाले भी बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 तथा 2 से क्या लिख देंगे हम? AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ठीक है भाई, जब ये शुरू हुआ था मैंने आपको तभी बोला था कि इसमें टाइम लगेगा और ये इतना इजी है नहीं समझना, लेकिन मैंने अलग अलग ट्रायंगल बनाकर समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। अब आप लोग मुझे बता दो, आप लोगों को ये समझ में आया है या नहीं आया है? ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिजल्ट ध्यान रखो, इसके क्वेश्चन रिजल्ट की हेल्प से हम लोग करने वाले हैं अगली क्लास में। ठीक है, ओके सर